हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल अपनी दूसरा पेपर जो है अपनी पुस्तक कोर्स का सिलेबस का दूसरा पेपर शुरू कर दिया था, जिसका नाम था विश्व के प्रमुख संविधान या प्रमुख राज्य व्यवस्था। उनमें से हमने कल शुरू किया था अपना पहला लेसन शुरू किया था, जिसका नाम है ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान पहला संविधान का हमारा जो लेसन है उसके बारे में हमने कल विशिष्ट जानकारी हासिल कर ली थी, और उसके बाद में क्या है ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं उसके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। तो मैं आपसे पुनः याद दिला देती हूँ कि ये वाला जो पेपर है हमारा वो कौन सा पेपर है, पेपर फर्स्ट है। सेकंड पेपर को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस रूप में हमें ये जानने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि ये पेपर बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए उस समय जब हम भारत के संविधान को पूर्ण अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो भारत का संविधान हमारे लिए एक विशिष्टता लिए हुए है, वहीं ब्रिटेन का संविधान अपनी परिस्थितियां और अपने संविधान की कुछ विशिष्ट विशेषताएं लेकर हमारे सामने उपस्थित है इस कोर्स में। कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख संविधान, इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे मजाक ही कह लीजिए, लेकिन इसका जो अर्थ है वो ये है कि हम वर्ल्ड टूर पे निकल चुके हैं। जब हम भारत से बाहर कहीं जा रहे हैं तो भारत के बाहर के संविधान में की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ के रीति रिवाज, चाल चलन, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान, ये सब कुछ भिन्नता रखता है। लेकिन संविधानों की भिन्नता से भी हम एक राष्ट्र को पहचान सकते हैं कि वो किस प्रकार का राष्ट्र है और वहाँ पर किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो कल हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं शुरू की थी, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी विशेषताओं में पढ़ा था कि ये अनुभव पर आधारित है, ये इतना अलिखित संविधान है, ये धारा प्रवाह के साथ बदलता चला जाता है। तो उन्हीं विशेषताओं के बाद 5 विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, और आज हम पढ़ रहे हैं छठी विशेषता को शुरू करते हैं। तो छठी विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की एकात्मक संविधान। तो एकात्मक शब्द जो है ये आपके लिए नया नहीं है, फिर भी मैं इसका अर्थ आपको समझाती हूँ कि जब भी शासन शक्तियाँ कहीं एक जगह एकत्रित हो जाती है तो उसे एकात्मक शासन कहा जाता है, और जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है तो वो संघात्मक शासन होता है। तो इस रूप में भारत कैसा राष्ट्र है? भारत संघात्मक शासन व्यवस्था को अपना रखा है भारत ने, और इसका अर्थ ये हुआ कि भारत की जो शक्तियां हैं वो किसी सरकार की एक जगह केंद्र में केंद्रित नहीं है। उसकी शक्तियां राज्यों में, राज्यों के नीचे जो ग्राम पंचायत है, नगर पालिकाएं है, ग्राम पंचायत है और पंचायत जो है छोटी छोटी, उनमें शक्तियों को विभाजित किया गया है, और वही है संघात्मक शासन का प्रारूप। यानी जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है तो उसे बोलते हैं, केंद्र से दूर हो जाती है, दूर दूर तक वो फैल जाती है, तो उसे बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। और ब्रिटेन में कौन सी है? एकात्मक शासन व्यवस्था। इसका अर्थ ये है एकात्मक संविधान जो है वहाँ का वो यही है कि सारी की सारी शक्तियाँ ब्रिटेन के केंद्र में निहित है, और जो संघ है वो शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन केंद्र के पास ही सारी शक्तियां हैं और राज्यों के पास कोई भी शक्तियां नहीं है। राज्य सरकार जब भी कोई कार्य करता है तो वो केंद्र सरकार की दया पर निर्भर रहता है कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव कानून का रूप लेंगे या नहीं लेंगे। ये किस पर निर्भर करता है? केंद्र पर। क्यों? क्योंकि वहां पर शक्तियों का एकीकरण है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन की समस्त शासन सत्ता ब्रिटेन की राजधानी लंदन नगर से संचालित होती है।
प्रशासनिक सुविधा हेतु स्थानीय इकाइयां अवश्य है, उनके पास शक्तियां भी है, लेकिन वे पूर्ण रूप से केंद्रीय शासन पर निर्भर है। अतः स्थानीय शासन की इकाइयों का अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि वो स्थानीय शासन की जो इकाइयां हैं उनका जो उनके द्वारा दिए गए सुझाव जो है, उनके द्वारा जिन जिन विषयों पर कानून बनाया जाना उनकी इच्छा है, वो उन पर नहीं बल्कि केंद्र पर निर्भर करती है। दूसरा है विकसित संविधान। विकसित संविधान, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे भारत की संविधान का निर्माण कैसे हुआ है? एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा हुआ है। हमें ज्ञात है कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा हुआ है, जिसमें बहुत सारे सदस्य थे, जिसमें पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्रीमती दुर्गाबाई, कृष्णा स्वामी अयंगर, गोपाल कृष्ण, ऐसे बहुत सारे नाम हमने पढ़े थे जो हमारी पुस्तक में लेसन में थे, हमारे संविधान सभा में वो लेसन हमने पढ़ा था। तो भारत का संविधान क्या है? एक लिखित निर्मित संविधान है। निर्मित का अर्थ जिसका निर्माण किया गया है। और हमें ज्ञात है कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन कानून बनने की प्रक्रिया लंबी चली थी और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में कानून लागू हुए थे। तो बीच का जो अंतराल है, जो समय है, वो कहाँ गया? वो कानून बनाने में चला गया संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी हमें ज्ञात है। तो हमारा संविधान यानी भारत का संविधान संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। विकसित का अर्थ होता है कि उसका विकास किया गया है, कि जो भी प्रारूप था और उसी रूप को और आगे बढ़ाया गया और उसको अच्छे रूप में लाया गया। कि जैसे हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे की वही 2 आंखें होती हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, वो सभी कुछ होते हैं, लेकिन वो बच्चा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके वही हाथ, पैर, आँख, नाक, कान सब बढ़ने लगते हैं, वृद्धि होने लगती है और वही प्रारूप कहलाता है विकसित संविधान का। तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? विकसित संविधान है, निर्मित संविधान नहीं है। तो ये हमें समझना होगा। ब्रिटिश संविधान आवश्यक रूप से परिस्थितियों, आवश्यकता व आधुनिकता के साथ सदैव ही नवीन अवधारणा को विकसित कर लेता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें परिवर्तित भी किया जा सकता है। अर्थात परिस्थितियां, आवश्यकता और आधुनिकता, 3 बातें, परिस्थितियां, आवश्यकता और आधुनिकता का समावेश है ये विकसित संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान इन्हीं तीनों परिस्थितियों से नवीन संविधान को जो है पहले से चला आ रहा है उसे अपनी आवश्यकता अनुसार विकसित कर देता है। अगली विशेषता है सुपरिवर्तनशील या लचीला संविधान। तो अभी हमने पढ़ा कि ये विकसित संविधान है और उसी के बाद हमने ये पढ़ा था कि ये संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। हमने ये भी इसकी विशेषता में पढ़ा था कि ब्रिटेन का संविधान क्या है? लिखित संविधान नहीं है। ये विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब लिखा हुआ नहीं है तो उसमें परिवर्तन करना बड़ा ही आसान है। ये सामान्य सी बात है कि जब लिखित नहीं है, लिखा हुआ होता है तो हमें उस बात को मानना होता है और फिर संशोधन के द्वारा एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा उसे परिवर्तित करना पड़ता है। जैसे भारत के संविधान में होता है, भारत का संविधान लिखित संविधान है, संशोधन की व्यवस्थाएं हैं,
लेकिन लंबी प्रक्रिया के द्वारा उसमें संशोधन होता है। ये भी 2 लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत का संविधान किस रूप में, क्या क्या भारत के संविधान की विशेषता है और किस रूप में भारत की संविधान को संशोधित किया जा सकता है। वो 3 कौन कौन से अलग अलग भाग थे जिसके द्वारा संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लिखित नहीं है तो परिवर्तन आसानी से हो जाता है और सुपरिवर्तनशील होने की वजह से ही इसे लचीला संविधान कहा जाता है। ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया तथा संविधान की प्रक्रिया में तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कोई विशेष अंतर नहीं है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में कोई विशेष अंतर नहीं है। संसद साधारण बहुमत से संवैधानिक संशोधन कर सकती है, जिससे संविधान अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करने में सफल हुआ है और यही ब्रिटेन के लोगों की विशेषता है कि वो आसानी से उन संविधानों को अपना भी लेते हैं। कि जैसे कोई भी संविधान बना, संविधान में कानून निर्माण हुआ, धीरे धीरे परिस्थितियां परिवर्तित हुई, परिस्थितियों के परिवर्तित होने से फिर से उसमें संशोधन हो गया। तो संशोधन होने से जनता भी तो उस चीज को एग्री करती है, क्योंकि संविधान जो है वो जनता की इच्छा का ही परिणाम होता है। इसलिए जनता भी उसे आसानी से अपना लेती है, मान लेती है और इसीलिए ये सुपरिवर्तनशील और लचीला संविधान कहलाता है। अगली विशेषता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है, इसे कहा जाता है संसदीय संप्रभुता। इसमें 2 शब्द आ रहे हैं। पहला शब्द है संसदीय, जिसका संबंध संसद से है, और दूसरा शब्द है संप्रभुता, जिसका अर्थ प्रभुता। ये शब्द भी हमने पढ़ा है कि जब भी कभी अनहोनी घटनाएं हो जाती है, जब भी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिस पे हमारा वश नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के आगे या प्रभु की इच्छा के आगे किसी का जोर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह प्रभु ही है जो सब कार्यों को अपनी इच्छा से कर सकते हैं। इंसानों पे तो कई तरह के बंधन है, वो चाहकर भी अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मारता है और बहुत सारी इच्छाओं को परिवर्तित करके उसके अनुकूल चलने की प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और संप्रभु राष्ट्र का अर्थ क्या होता है कि वह आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या किसी विदेशी ताकत के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। वो अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए अपने ऊपर उसमें है इतनी क्वालिटी, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। तो यही है ब्रिटेन की संप्रभुता। और संसदीय की कानून बनाने की जो कार्यवाहियां होती हैं, कानून बनाने की फैक्ट्री कौन सी है? संसद। तो संसद जो कानून निर्माण का कार्य करती है वही है वहाँ की संप्रभु। क्योंकि हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है एकात्मक संविधान की, एकात्मक शासन की, एकात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ। यानी संसद और संसद केवल एकमात्र ही वो कानून बनाने की संस्था है जिसके द्वारा कानून का निर्माण हो सकता है। एक बार एक राजनेता ने मजाक में नहीं, वो उनका वक्तव्य विश्व में पॉपुलर हो गया कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक ऐसा संविधान है जो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त कुछ भी संविधान का निर्माण कर सकता है। कि यानी उसकी सीमा प्राकृतिक सीमा को ही रोक सकती है, अन्यथा वो सभी प्रकार के कानून बना सकता है। इसीलिए इसे संसदीय संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता
या सर्वोच्चता वैधानिक दृष्टि से असीमित है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वह किसी भी विषय पर कानून बनाने, उसे संशोधित करने या उसे परिवर्तित करने का भी अधिकार रखता है। डी लोम्ब, राजवेता डी लोम्ब का मानना है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकता है, यानी कि प्राकृतिक सीमाओं को छोड़कर ब्रिटिश संसद कुछ भी कार्यवाही कर सकता है। अगली विशेषता है सिद्धांत व व्यवहार में अंतर। हम राजनीति के बारे में भी ये शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं कि सैद्धांतिक राजनीति जो किताबों में लिखी गई है वो बहुत ही उच्चतम हाई लेवल की आदर्शात्मक राजनीति है। लेकिन व्यवहारिक राजनीति, व्यवहार में राजनीति उस सिद्धांतों से कहीं दूर है और बहुत ही विपरीत है। कुछ जगह तो बिल्कुल विपरीत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सैद्धांतिक राजनीति अपनी जगह और व्यवहारिक राजनीति अपनी जगह, दोनों का अलग अलग कार्य है और दोनों अपना अपना कार्य बखूबी निभाना जानते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान की भी ये विशेषता है कि वो सिद्धांत में कुछ और व्यवहार में कुछ। जैसे हम सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में क्या है, राजतंत्र पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। तो राजतंत्र की समाप्ति अधिकांश विश्व के राष्ट्रों में समाप्त हो गई है, लेकिन ब्रिटेन में सिद्धांततः अब भी राजतंत्र मौजूद है और व्यवहार में हमने पढ़ा है कि वह प्राचीनतम लोकतंत्र है। ये कैसे संभव हुआ कि प्राचीनतम लोकतंत्र भी है और सिद्धांततः राजतंत्र भी है? तो ये तो अनोखा संगम हुआ। तो अनोखे संगम के अनुसार ये क्या वजह है कि ब्रिटेन का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में भिन्नता रखता है? तो हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये भिन्नता रखता है। कि ब्रिटेन में सैद्धांतिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्र है, परंतु व्यवहार में वहाँ संसदीय लोकतंत्र है और इसी प्रकार सैद्धांतिक रूप में संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करती है कि संसद यानी व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल स्वयं संसद को नियंत्रण में रखता है। इसका अर्थ क्या है कि दो विभिन्न बातें हैं। ये है संसद यानी व्यवस्थापिका और ये है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और मंत्रिमंडल ये तीनों मिलकर क्या है? कार्यपालिका। ये कार्यपालिका है, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, वो क्या है? व्यवस्थापिका है। तो भारत के समान ही ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ये हम पढ़ चुके हैं कि कल हमने पढ़ा था इसकी विशेषताओं में कि भारत और ब्रिटेन में सामंजस्यता है कि वहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होते हुए भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। ये काम है किसका? संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। और यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका क्या करती है? नियंत्रण में रखती है, कंट्रोल में रखती है। जबकि ये तो क्या है? सिद्धांत है कि ये सिद्धांत है कि संसद यानी व्यवस्थापिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को महाभियोग द्वारा
कभी भी हटा सकती है, इसलिए वो उसे नियंत्रण में रखती है। ये सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार में क्या देखते हैं हम कि व्यवहार में बिल्कुल उसका उल्टा है। व्यवहार में जब प्राप्त हो जाता है वो पद जो शक्तियों से परिपूर्ण है, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का और मंत्रिमंडल का, कि शक्तियों से परिपूर्ण पद प्राप्त होने के बाद संसद स्वयं कार्यपालिका से नियंत्रित होती है कि कभी भी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संसद के सदस्यों को यानी राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है, निष्कासित कर सकता है। तो व्यवहार में कार्यपालिका स्वयं संसद को नियंत्रित करती है। दूसरा सिद्धांत यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रिटेन में क्या चल रहा है, निरंकुश राजतंत्र चल रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि राजतंत्र को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। और ब्रिटेन व्यवहार में क्या है, वहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है, क्योंकि वो प्राचीनतम लोकतंत्र है। तो ये दोनों साथ साथ कैसे चल रहे हैं, तो ये समझना थोड़ा कठिन मुश्किल कार्य है, लेकिन इसे आसानी से समझा जाता है कि जब राष्ट्रपति यानी सर्वोच्च पदाधिकारी अपने पद की शपथ लेता है, तब उसको राजा के समान राजमुकुट पहनाया जाता है और वो राजमुकुट पहनने के बाद ही एक शक्तिशाली पदाधिकारी बनता है। यानी व्यवहार में लोकतंत्र और सिद्धांत में राजतंत्र का समावेश है ब्रिटेन के संविधान में। तो राष्ट्रपति को राजमुकुट पहनाया जाता है, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों का समावेश होता है, और वो राजमुकुट उसी का प्रतीक होता है कि राजा ने राजमुकुट धारण कर लिया, अब उसका राज्याभिषेक होगा। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अब क्या होगा कि व्यवहार में क्या करते हैं कि इसे राजमुकुट राष्ट्रपति को पहना दिया जाता है और राज्याभिषेक की जगह उसे शपथ घोषणा उनकी होती है कि शपथ ग्रहण समारोह के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद का पदभार संभाला जाता है। तो इस तरीके से हमने ब्रिटेन के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन किया है, और इन महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ साथ हमने ये भी जान लिया है कि ब्रिटेन किस रूप में अपनी परिस्थितियों से जूझने की क्षमता रखता है, और मुख्य विशेषताएं हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना।